अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी और कश्मीर में रहने वाले वो तमाम लोग जो इस वक्त भारत के गासिबाना कब्ज़े और भारत के इस वक्त ऐसे अमल से दुख, कर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उसका अंदाज़ा शायद कश्मीरियों से ज़्यादा कोई नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 370 माफ़ कीजिएगा और 35A इसके ख़ात्मे के बाद अब कश्मीर की जो जोग्राफ़ी हैसियत है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अब इन दो शिकों के हवाले से हो या आइन हो भारत का, उसे कश्मीरी पहले ही तस्लीम नहीं करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले या फिर कश्मीर के अंदर रहने वाले, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस आइन को तस्लीम नहीं करते। आइन को तस्लीम करने का मतलब ये है कि वो भारत के उस अहकामात को, भारतीय हुकूमत के गासिबाना कब्ज़े को तस्लीम कर लें। इसी बिना पर हुर्रियत जो रहनुमा है वो किसी किस्म के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वहाँ के कश्मीरी हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो भारत के इस आइन को तस्लीम करने के मुतरादिफ होता है। मगर मामला अब इससे आगे है। अब मामला है जो वहाँ की जोग्राफियाई चेंजेस का। अब उसमें दो हल है कश्मीरियों के पास। एक, इस तमाम तर अमल जो आज हुआ आर्टिकल 35A का और 370 का, उसके बाद या तो कश्मीरी अपनी मुसल्लह जद्दोजहद जो पहले से करते आ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए वही करते रहें, उसमें भी कश्मीरियों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। दूसरा, वहाँ से वो हिजरत करें और पाकिस्तान यानी कि आज़ाद कश्मीर में आ जाएं या पाकिस्तान में आ जाएं, तो वो भी बहरहाल उनके लिए एक बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त कश्मीरी उस दौराहे पर आ खड़े हुए हैं जहाँ पर भारत 70 साल पहले जहाँ से मामलात शुरू हुए थे वहाँ पर और ज़्यादा सख्त मामलात को ले आया है। अब क्या हो सकता है, वहाँ पर लोगों की आबादियात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और वहाँ पर अगर लोगों की तादाद बढ़ेगी तो फिर कश्मीरियों का असल जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फ़लस्तीन की तर्ज पर, आप यूँ सादा लफ्ज़ों में समझें कि फ़लस्तीन की तर्ज पर यहाँ पर आबादी बनाई जाएगी। जब कश्मीरियों से ज़्यादा यहाँ पर भारतीय आबाद हो जाएंगे तो फिर किसी किस्म का रेफरेंडम, किसी किस्म के इंतखाबात उसमें अक्सरियत के तौर पर वो सामने आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे, मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की जम्मू की जो हुर्रियत की आज़ादी की तहरीक सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब ने शुरू की थी, उसके सारे अमल को वो बचपन से वो देखते आए हैं, क्या मामलात हैं उनसे उस पर भी बात करेंगे। फिर क्या हालात हो सकते हैं, क्या हल हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मिशाल मलिक साहबा मौजूद हैं। मिशाल मलिक साहबा कश्मीर के मुकदमे को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही हैं और सबसे बड़ा हवाला उनका हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया है और यासीन मलिक साहब की इस वक्त जो हालत है उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। सबसे पहले सरदार अतीक साहब, आज का दिन यकीनी तौर पर भारत के अंदर जमहूरियत का स्याह तरीन दिन है। कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दुख और कर्ब का दिन है। आज जो सबसे बड़ा अमल हुआ है आइन में तब्दीली का, क्या नुकसानात हो सकते हैं इससे अगले आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल साहब। जहाँ तक मौजूदा हिंदुस्तान के मौजूदा इक़दाम का ताल्लुक़ है, ये अफसोसनाक तो अपनी जगह मौजूद है ही है, लेकिन आपको इस अगर पस मंज़र पे आप नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 8 लाख फ़ौज की नाकामी के बाद 1 लाख फ़ौज मज़ीद भेजने का फ़ैसला किया गया, जिसमें कि 40,000 फ़ौज यहाँ पहुँच चुकी है। गोया कि हिंदुस्तान 40-50 साल से ज़ायद अरसे से अस्करी दहशत गर्दी में नाकामी के बाद, रियासती दहशत गर्दी में नाकामी के बाद जम्मू हाई कोर्ट के जजेस का, गैर मुस्लिम जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला कि वो 35A और 370 को नहीं छेड़ सकते, उसके बाद हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा मौजूद है, उसके बावजूद अपनी ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पर वो इस तरह का फ़ैसला करके उन्होंने एक आइनी दहशत गर्दी का इर्तिकाब किया है। ऐन ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, ऐन ऐसे वक्त में जब चीन उस सालसी की पेशकश की तायीद कर चुका है, ऐसे वक्त में जब दुनिया साउथ एशिया के पीसफुल जो इश्यूज़ हैं इनके पीसफुल हल की तरफ जा रही थी, तो इसमें उन्होंने एक आइनी और कानूनी दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है। ये बात उन्हें मालूम होनी चाहिए कि अगर 70 साल से हिंदुस्तान की फ़ौजी कब्ज़े को कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया,
जम्मू और कश्मीर की आवाम 6 लाख से ज़ायद जाने दे चुके हैं। और फिर इस फौजी कब्जे को आलमी बरादरी ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने भी मुस्तरद कर दिया। फिर हिंदुस्तान ने इलेक्शन करवाए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कोई इलेक्शन प्लेबिसिट का इस्तिस्बाब राय का मुतबादल नहीं हो सकता। 2 करोड़ लोगों की हक़ खुद इरादत का सवाल है। हिंदुस्तान ने बिल्कुल एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है और हिंदुस्तान ने एक नया माहौल सारे जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है और अपनी बिल्कुल फ़लस्तीन की तर्ज पर जो है वो इसराइल की ऑपरेशन की तर्ज पर उन्होंने हिंदुस्तान में ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और उन्हें गलत फहमी है कि कोई कश्मीरी इस सूरत हाल को तस्लीम करेगा और कोई कश्मीरी उसका जज्बा आज़ादी सर्द हो जाएगा और कोई कश्मीरी सबमिट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ये जो मज़ामत का अमल है ये जारी रहेगा और हिंदुस्तान को मज़ीद पशेमानी होगी। बैनुल-अक़वामी मवाइद को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इस तरह ब्रीच करना, फ्लाउट करना, इस तरह यूनिलेटरली उनको वायलेट करना, कोई इसका जवाब हिंदुस्तान के पास मौजूद नहीं है। अच्छा सरदार साहब, इस पर हम बात करते हैं कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है। मैं मिशाल साहबा, आज का दिन यकीनी तौर पर बड़ा स्याह तरीन दिन है। भारत जो अपने जमहूरियत के दावे में बहुत बड़ी बात करता है, उसने अपनी ही जमहूरियत, अपने ही मामलात, अपने ही आइन के जिस तरह से कत्ल किया है कि मामलात एक तरफ अदालत में भी चल रहे थे, दूसरी तरफ जिस तरह ब्रूटल मेजॉरिटी के साथ उन्होंने जो कुछ किया है, दूसरा कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानियत से और आज़ादी से प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बहरहाल मुश्किल है। आर्टिकल 370 और 35A का जो खुसूसी हैसियत है कश्मीर की वो ख़त्म हो रहा है, तो अब क्या होगा कश्मीरियों का इन सारे मामलात के बाद? देखिए, ये बहुत ही मतलब हम ये खुद विटनेस कर रहे हैं। वैसे तो कितने जेनोसाइड्स आए, मैसेकर्स किए हिंदुस्तान ने एक निहत्ती कौम के ऊपर, काउंटलेस मैसेकर्स हैं, काउंटलेस शहादतें हैं, मगर एक जो लीगैलिटी, एक ही जो चीज़ रह गई थी हमारे पास, वो आर्टिकल 370 और 35A जो हमें एक स्पेशल स्टेटस था कि कोई नॉन जम्मू कश्मीर का कोई भी सिटीज़न हो, चाहे वो इंडिया का हो, वो ज़मीन नहीं ले सकते थे। वहाँ पे हमारी छोटी सी जगह है, प्रोटेक्टेड थी, उस लिहाज से वोटर राइट भी हमारे पास था। मगर आपने देखा जम्मू के अंदर जिस तरह 1947 के अंदर RSS जो जिनकी इस वक्त सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जो उनके फॉलोअर हैं RSS के, तो वही RSS ने 5 लाख मुसलमानों को स्लॉटर कर दिया था, बेहेड कर दिया था और वहाँ पे इतने टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर दिए थे। वो एक मेजॉरिटी मुस्लिम रीजन था और वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने एक जेनोसाइड की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वही सूरत हाल इस वक्त आज सो कॉल 21st सेंचुरी में इस तरह का एक्सट्रीमिज़म हो रहा है कि ये राइट जो है हमारे पास जो था उसको भी स्क्रैप कर दिया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। और इसको ये कहा गया है कि जो भी हमारी जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशन रह गई थी बची कुची, उसके भी सुपरसीड कर रहा है और इट हैज़ बिन पुट इनटू फोर्स राइट नाउ। और आपको ख़ुद भी पता है, सब पूरी दुनिया को इस वक्त पता है जिस तरीके का वहाँ पे बदतरीन किस्म का आर्मी कर्फ्यू लगा हुआ है और हज़ारों की तादाद में एवरी आवर जो हिंदुस्तान की आर्मी है उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक, अच्छा मैं सरदार साहब आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, सर ये पहले भी बहुत बड़ी देर से प्लान था कि ये प्लान पूरा बनाया जाए कि वहाँ पर जो रिटायर्ड फौजीज़ हैं उनको ज़मीनें अलॉट की जाएँ, कॉलोनीज़ बनाई जाएँ, कुछ ऐसे मामलात हों। बहुत बड़ी तादाद में मंदिरों की तामीर की गई थी और अब ये मामला इसके बाद तो सबके लिए खुल जाएगी सूरत हाल कि एक स्टेट हो जाएगी, सारे के सारे लोग जहाँ आ सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। ये एक बड़ा खौफनाक अमल होगा, इसके क्या नताइज होंगे अगर ये आम लोग आए? तो फिर तो जो वहाँ पर अपनी आज़ादी की जदोजहद करने वाले लोग हैं उनके और ज़्यादा रिएक्शन होगा इस सारे अमल में। देखिए, एक तो खैर हर एक्शन का जो प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा वो अपनी जगह है, लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि ये सारा अमल मुदस्सिर इकबाल साहब रातों रात नहीं हुआ। 5 साल तक हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं था और फॉरेन मिनिस्टर की मैं सादा ज़बान में कम से कम इंटरप्रेट ये करता हूँ कि जैसे आपका गोलकीपर ना हो और दूसरी टीम लूली लंगड़ी भी हो तो अपने मर्जी के गोल करती रहती है। ये बहुत टाइम लगा है। ये सजन जंदाल जो डिप्लोमेसी थी उसका नतीजा है, शाखसाना है। 1 लाख से लेके 6 लाख फैमिलीज़ तक उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं
जो 6 लाख से लेकर 30 लाख अफराद कश्मीर में लाके बाहर से आबाद करने हैं। जगह मौजूद हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर चुका है, एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, बैंक कर्जे देने के लिए तैयार हैं। गोया कि खाली उन्होंने नाम भरने हैं वहाँ पे और रातों रात ये सारी कार्रवाई हो जानी है। यानी ऐसी बदनसीबी है कि जिस अरसे में पिछले 5-10 साल में हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिशों में अपने वोट कम कर रहे थे, पाकिस्तान में महाजरीन का राइट ऑफ वोट ख़त्म करके 25-30 लाख का आबादी का तनासब अपने खिलाफ कर रहे थे, हिंदुस्तान मुसलसल आबादी का तनासब अपने हक में करने के लिए इक़दाम कर रहा था। अब अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो इसका मतलब ये है कि वो जम्मू को एक स्पेशल स्टेटस दे के गिलगित को लद्दाख को एनेक्स करके यूनियन में शामिल करके वैली को बाहर छोड़ के उसका डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्शन चेंज करके आबादी का तनासब बिगाड़ के किसी वक्त मीडिएशन होती है, सालसी होती है, तो वो कहेंगे कि अच्छा जी ठीक है, हम कश्मीर में बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए हिंदुस्तान के पस मंज़र पर अगर आप गौर करें तो उसमें सियासत का उनसर कम है। वो बार बार मिलिट्री एडवेंचर करके उसको बहुत दिलेरी हो गई है। कश्मीर में 27 अक्टूबर को उसने मिलिट्री एडवेंचर किया, सियाचिन पर उसने मिलिट्री एडवेंचर किया, उसने मशरक़ी पाकिस्तान पर मिलिट्री एडवेंचर किया और अभी क्लस्टर बम्बिंग कर रहा है। अब इससे आगे जाके किसी वक्त वो खुदा न खास्ता छोटे पैमाने के दूसरे बम गिराने शुरू कर सकता है, ख़तरनाक बोलिक हथियार। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें चीन को, रशिया को, अमेरिका को साउथ एशियन सिक्योरिटी को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर वो इक़दाम करने चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में नेटो फोर्सेस भी, देखिए हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से आउट होने का दुख है। हिंदुस्तान अब देख रहा है कि हिंदुस्तान से बाहर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन आज किसी मुज़ाकरात में, किसी कमेटी में, किसी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान शामिल नहीं है। तो वो पाकिस्तान को तनहा करते करते अपनी गलतियों से खुद तनहा होता गया, लेकिन वो सारा गुस्सा वो कश्मीरियों पर निकाल रहा है और कश्मीरियों के कत्लेआम के लिए जो मनसूबाबंदी की जा रही है, गुजरात को दोहराए जाने का मनसूबा है। गुजरात में जो तजर्बात रह गए थे उनको पूरा करने का तजर्बा है, अब वो मौका मुहैया कर रहे हैं। और इस मौके पर मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। आप जाएं बाद में, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का ऐलान करना चाहिए फौरी तौर पर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको बुला के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा को मुलाकात करनी चाहिए और इस पर बहुत एग्रेसिव स्टॉन्स लेने की ज़रूरत है। हम खैराती तौर पर दिफाई गुफ्तगू करके, रैलियाँ और मुज़ाहरे करके बात नहीं कर सकते। सारी दुनिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी को मोबिलाइज करना है और हमें इस वक्त कोई बड़े से बड़ा इक़दाम उठाना पड़ा तो उसके लिए भी हम बिल्कुल उससे गुरेज नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि ये पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए। तो एक जो चीज़ सरदार साहब मामला है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ जाया जाए। आपने पहले 5 साल वज़ीर ख़ारजा ना होने की बात की, अब करीब 1 साल से ये हुकूमत और इससे पहले भी तकरीबन 1 साल के करीब वज़ीर ख़ारजा मौजूद रहे। पाकिस्तान का मुकदमा पहले भी हम कमज़ोर तरीके से लड़ते रहे। अब सिक्योरिटी काउंसिल में जाना, अक़वाम मुत्तहिदा में पहले भी पाकिस्तान करारदादें, तो अब हम फौरी तौर पर इस जो बड़ा अमल हुआ है 2 आर्टिकल की तब्दीली और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का, उसको किस तरह से फिर रोक पाएंगे आगे चलकर? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी ताकतों के पास देखिए मुदस्सिर इकबाल साहब आर्म ट्विस्ट करने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। आज अगर अमेरिकन को ये कहा जा सकता है कि जी हम अपनी कमिटमेंट पर बिल्कुल कायम है कि अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस को सेफ पैसेज देने के लिए हम अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये अमेरिकी सदर के 2-3 मरतबा सालसी का जिक्र करने के बाद हिंदुस्तान इंस्टिगेट हुआ है और फ़ौरन कूद पड़ा है। ऐसी सूरत हाल में अगर आज अमेरिकन सिर्फ ये कहे कि वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का जो ऑपरेशन है हिंदुस्तान में GEC का वो सस्पेंड करते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का जो है वो क्रैश करके नीचे आ जाएगा। अगर वो सिर्फ ये कहें कि हम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं कि हिंदुस्तान के मौजूद अमरीकी गैर महफूज है वो एयरपोर्ट का रुख करें, वो रुख करें या न करें, हिंदुस्तान छोड़ें या न छोड़ें। देखिए अमरीका की इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका के और ख़ुद यूरोपियन पार्लियामेंट ने सुओ मोटो एक्शन लेके तो हिंदुस्तान को जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मैस ग्रेव का जो ग्रेव्स हैं उनका सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के ऊपर पड़ी। तो ये जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, सिर्फ हमको कड़ियाँ जोड़नी है। मतलब चीन ने अमेरिकन इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, अभी चीन से बात करनी चाहिए। वो अगर लद्दाख को, क्यों लद्दाख को इसलिए वो मर्ज करना चाहते हैं, यूनियन में ले जाना चाहते हैं कि वो चीन के बॉर्डर पर अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि वो चीन के दरवाजे पर, ये जो अक्सर चीन का इलाका हमारा हिंदुस्तान के चीन के ज़ेरे इंतज़ाम है,
वो तो एक महफूज मामला है, लेकिन उसके बदले के तौर पर वो सारे इलाके को यूनियन में शामिल। देखिए ये सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन तब्दील हो रही है, ये सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं है। ये मैडम शाल कह रही थी, बहुत खूबसूरत बात कह रही थी कि 6-7 लाख लोग कुर्बान हो चुके हैं, अभी कई लाख और कुर्बान होंगे, वो हथियार फेंकेंगे नहीं। लेकिन मैं ये अब यासीन मलिक साहब की, सईद अली गिलानी साहब की, मीर उमर फारूक साहब की और सबकी जानें खतरे में है, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, वो एक पहलू है। लेकिन ये इसमें हिंदुस्तान के अलावा चीन के मफादात वाबस्ता हैं, अमेरिका के मफादात वाबस्ता हैं, नेटो फोर्सेज यहाँ बैठी हुई हैं, रूस के मफादात वाबस्ता हैं, हिंदुस्तान के साथ चीन और अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात हैं, IT के एग्रीमेंट्स हैं, एनवायरनमेंट के एग्रीमेंट्स हैं। वो कहीं से आर्म ट्विस्ट करें, थोड़ा सा बाजू पकड़े मरोड़ें तो हिंदुस्तान की चीखें निकल सकती हैं, अमल दरामद रुक सकता है, मजीद फौजें कम हो सकती हैं। इस वक्त एक एक घर पर हिंदुस्तान का फौजी कब्जा है। मुदस्सिर इकबाल साहब, ये बात कहनी आसान है, देखनी मुश्किल है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो देख के हम खाना नहीं खा सकते। एक एक घर पर और एक एक दरवाजे पर एक वैशी किस्म का बर्बरीत करने वाला, दहशतगर्द किस्म का हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है। मासूम बच्चों की, 4-4 साल के बच्चों की गर्दन पर पैर रख के वो खड़ा है। हिंदुस्तानी फौजी को भी लेकर आगे चलना है। इस वक्त मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। मिशाल मलिक साहब, आपने बताया कि RSS 70 साल से पहले और अब भी यही सूरत हाल होगा, RSS के ही गुंडे वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहीं पर चाहे वो तजारत की बुनियाद पर या किसी भी मामले की बुनियाद पर वहाँ पर पहुँचेंगे, तो फिर तो कश्मीरियों के लिए एक और जुल्म की दास्तान शुरू होने को है। बस ये बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है कि ये इनका जो भी ये कर रहे हैं इस वक्त, दे हैव टोटली लॉस्ट देयर सेंसेस। इतने खून के प्यासे हो गए हैं कश्मीर के कि कश्मीर के जो भी वहाँ पे बसते लोग हैं इनको सबको मार दिया जाए। और ये एक लीगल स्टैंप अपनी तरफ से एक सबसे इलीगल काम जो कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं जम्मू कश्मीर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी हटा दें, ये तो अंडर द एम्ब्रेला ऑफ द UN है, UN की करारदादें हैं। आज़ाद कश्मीर में आप चले जाएं, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी ज़मीन नहीं ले सकता, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उनके पास, ना वोट कर सकते हैं। जो कश्मीरियों की अपनी आबादी है उसी की वहीं पे इलेक्शन होते हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनी जाती है, और वो किसी और ने नहीं उनकी ज़मीन ले ली है। मगर जो यहाँ पे ये सब करें, जो ये तो खैर यहाँ तो काले कवानीन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, मगर ये फिरौनियत की इंतहा है जो इस वक्त ये कर रहे हैं। और बिल्कुल। अच्छा मिशाल, यासीन मलिक साहब की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से कुछ खबरें बेहतर नहीं आ रही थी, आपके पास क्या उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खबर है? कि उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। यासीन साहब की, उनको तो बचपन से ही टॉर्चर उन पे किया है हिंदुस्तान की स्टेट ने, और उनके जिस्म का एक हिस्सा जो है वो गवाही देता है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए। ये अल्लाह का मौजज़ा है सदी का कि वो ज़िंदा सलामत हैं इस वक्त, और हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल की डेथ सेल कोई सोचे तो कांप जाए। जिस तरीके की वहाँ तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं, जिस तरह का वहाँ टॉर्चर होता है, और वहाँ पे उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 5 by 7 फीट का वो पिंजरा है जिसके अंदर वो सिर्फ बैठ सकते हैं, लेट भी नहीं सकते उस तरह। और वहाँ पे उनको मतलब ओपन टॉयलेट है, और बाहर जो 35 वहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं उनके इर्द गिर्द वो सारे खाली हैं, और वहाँ पे उनको कितने 4.5 मंथ से कोई मेडिकल केयर नहीं है। वो तड़प रहे हैं, मगर अपने हक और सच से वो हट नहीं रहे। मैं आपसे भी कहूँगी आपके चैनल के थ्रू कि कैंपेन की जाए उनके लिए कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। अभी तक नहीं किया, हमने पिटिशंस भी की हैं, उनकी जान को ख़तरा है, कान में उनकी पस पड़ गई है। वहाँ इतनी गंदी किस्म की अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में एक ओपन टॉयलेट के सामने उनको ज़मीन पर सुलाया जाता है, और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, नलके का कंटेमिनेटेड वाटर, उनको पानी वो भी बहुत कम मिकदार में दिया जाता है, और पूरा दिन ताले में बंद, और सिर्फ 10 मिनट के लिए उनको बाहर घसीटा जाता है कि वो वॉक कर लें, फिर उनको लॉक कर दिया जाता है। ये जानवरों के साथ भी नहीं ऐसा बहुत किया जाता। वो अजीब और बुरी सूरत हाल यासीन मलिक साहब के हवाले से, लेकिन आफरीन है यासीन मलिक साहब और जैसे हुर्रियत रहनुमाओं पर और वहाँ के कश्मीरी अवाम पर जो आज भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन भारत का जो जुल्म है वो बढ़ता ही चला जाता है। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।